अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमरीकी बिजनेसमैन और टेक्सास से ताल्लुक़ रखने वाले फ़ंड मैनेजर, हेज फंड मैनेजर जनाब जेंट्री बीच पाकिस्तान में मौजूद हैं और उनका पाकिस्तान में एक बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करने का इरादा है। वो उन्होंने आज बड़ी कुछ बातें की हैं जो कि हम उस हवाले से डिस्कशन करते हैं। एक तो वो पाकिस्तान के हवाले से कह रहे हैं कि पाकिस्तान वाशिंगटन का फ्रंट फेस है इन द रीजन, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि द फ्यूचर वाज ब्राइट फॉर बायलैटरल टाइज एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। सो वो दोनों ममालिक के दरमियान एक गैप को ब्रिज करने और जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की क्योंकि उन्होंने जिक्र किया वो उसके लिए एक रोल अदा करना चाह रहे हैं। लेकिन साथ साथ हम आपको ये भी ज़रूर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते चलें कि कुछ चंद इस्लामाबाद के सहाफ़ी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन उन्होंने जब रब्ता किया, मैं स्क्रीन पर ज़रूर दिखाऊँगी, उन्होंने जब रब्ता किया यूएस एम्बेसी के इस्लामाबाद के प्रेस सेक्शन को और ईमेल के ज़रिए और पूछा कि जेंट्री बीच साहब भी ये पाकिस्तान आए हुए हैं, इनके दौरे की नौयत क्या है। तो उस रिस्पांस में बताया गया कि ये जो डेलीगेशन, जो बिज़नेस डेलीगेशन पाकिस्तान आई हुई है, यूएस एम्बेसी के स्पोक्स पर्सन को एट्रीब्यूट करके, यानी कि उनका हवाला देके तर्जुमान का एम्बेसी के, ये बताया जा सकता है लोगों को कि ये एक प्राइवेट यानी कि एक निजी दौरा है अमरीकी बिजनेस ग्रुप का। सो ये एक प्राइवेट दौरे पे आए हैं जेंट्री बीच साहब, और जेंट्री बीच साहब जो है वो यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करना चाहते हैं। उनको कुछ हफ्ते कबल भी वो पाकिस्तान आए थे, उनको दीगर जगहों का दौरा कराया गया था इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। वो जिस टेक्नोलॉजी की आज बात कर रहे थे कि जिस टेक्नोलॉजी को वो मुतारिफ़ कराना चाहते हैं, पाकिस्तान में लेकर आना चाहते हैं, उससे 30 स्टोरी बिल्डिंग भी 1 महीने में तामीर कर दी जाएगी और इस किस्म के बहुत घरों के हवाले से बनाने के प्लान्स, और फिर इस्लामाबाद में बहुत सारे रिजॉर्ट्स और छोटे बड़े रिजॉर्ट्स बनाने के वो इरादा रखते हैं, जो कि वो कहते हैं कि थाउजेंड्स में बनाया जा सकता है, बड़े पैमाने पे बनाया जा सकता है, लेकिन कम से हम शुरू करेंगे। और सेवरल उनके पास एक्टिव आइडियाज़, जिस तरह वो कह रहे हैं उनके पास है, कहाँ का इन्वेस्ट करना है। और अगले 2 हफ्ते में वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी टीम को बता दिया है कि अग्रीमेंट्स जो हैं उन वो दे बेटर बी साइंड, यानी कि उस पर दस्तखत हो जाने चाहिए। ज़ाहिर है पाकिस्तानी साइड तो बहुत खुश है क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो वो 2 साल से हमने दावे सुन रखे थे उनको मटीरियलाइज होता हुआ देखना भी है और कुछ तो आवाम को बताना भी है। लेकिन जेंट्री बीच साहब ने जिस तरह से कहा, आई एम नॉट हेयर टू टॉक, आई एम हेयर टू डू, लेकिन साथ साथ उन्होंने इतना कुछ कह दिया, और ना सिर्फ उस प्रेस के साथ इंटरेक्शन के अलावा उन्होंने एक निजी टीवी को इंटरव्यू भी दिया शाम में, और उसके बाद उसमें भी बहुत कुछ उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुताल्लिक़, क्योंकि उनसे सवाल भी प्रेस इंटरेक्शन में भी उनसे सवाल इमरान खान साहब और रिचर्ड ग्रेनेल के ट्वीट से मुताल्लिक़ सवाल किए गए थे, उस पर भी उन्होंने बात की। मैं उसी हवाले से ज़रूर बताती चलूँ। एक तो एक बुनियादी एतराज़ नहीं, लेकिन मेरा सवाल ज़रूर है कि जो सहाफ़ी हमारे इस वक्त मुल्क में बड़े क्रेडिबल जो रिपोर्टर्स हैं और जो फाइनेंशियल मैटर्स को कवर करते आए हैं, बहुत ही एस हमारे फाइनेंशियल जो जर्नलिस्ट हैं इस मुल्क के, जिसमें फरहान बुखारी साहब हैं, फाइनेंशियल टाइम्स से आप एसोसिएटेड थे, फिर रहे हैं, और शहबाज राना साहब हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के साथ एसोसिएटेड हैं, सनाउल्लाह खान साहब हैं, अली खिज़र असलम साहब हैं बिज़नेस रिकॉर्डर ग्रुप के। सो बड़े बड़े नाम ऐसे हैं जिनको उस इंटरेक्शन में ज़रूर होना चाहिए था, ताकि एक बिजनेसमैन, एक सरमायाकार जो कि पाकिस्तान में इन हालात के बावजूद अगर सरमायाकारी की इंटेंशन रखता है, किन किन शोबों में वो इन्वेस्ट करना चाहता है, सो उनसे कुछ उस हवाले से जो प्रोब है या सवालात है या उनके इंटेंशन से मुतालिक वो कुछ अच्छे रिफाइंड सवालात हमारे ये दीगर जो क्रेडिबल हमारे जो फाइनेंशियल रिपोर्टर्स और सहाफ़ी हैं वो इनसे पूछ सकते हैं। बट बहरहाल वो हमें इस प्रेस मीट से मिसिंग नज़र आए। ज़ाहिर इनवाइट्स नहीं गए होंगे क्योंकि यूजुअली इस किस्म की जो प्रेस मीट्स हैं और जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं इस तरह की डेलीगेशन के साथ, उसके लिए बहुत कुछ सोच समझ के फूक फूक के कदम रखा जाता है। सो लिहाजा आगे बढ़ते हैं। जेंट्री बीच साहब ने अपने रिमार्क्स में रिचर्ड ग्रेनेल के हवाले से उनसे क्योंकि सवाल किया गया सहाफ़ियों के साथ इंटरेक्शन में, तो सवाल में ये भी पूछा गया कि रिचर्ड ग्रेनेल जो है वो बहुत ट्वीट्स कर रहे हैं, इमरान खान साहब से रिहाई का मुतालबा वो कर रहे हैं। तो जेंट्री बीच के जो रिमार्क्स थे वो ये थे कि रिचर्ड ग्रेनेल मे हैव बिन, वो कहते हैं कि उनके एग्जैक्ट वर्ड्स है मे हैव बिन मिसलेड, यानी कि वो शायद गुमराह हो गए हों, मे हैव बिन मिसलेड। अब ये बात, और ही कुड हैव बिन इन्फ्लुएंस्ड बाय डीप फेक टेक्नोलॉजी।
یہ بہت ہی مضحکہ خیز ایک تو ریمارکس میں سمجھتی ہوں، اور بہت ہی سینسٹیو قسم کا یہ ایک نوعیت کا ریمارکس بھی تھا، کیونکہ ایک شخص رچرڈ گرینل جیسی جو حیثیت رکھتا ہو، جو اسٹیچر رکھتا ہو، جو کہ جس کی ایک لانگ سٹینڈنگ ڈپلومیٹک سٹینڈنگ نظر آئے، جو کہ امریکہ کی جو نیشنل انٹیلیجنس ہے اس کا چیف رہ چکا ہو، وہ اس سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ انفلوئنس ہو سکتا ہے ڈی فیک ٹیکنالوجی سے. تو یہ انتہائی مضحکہ خیز بات ہے کہ وہ کس طرح سے ڈی فیک ٹیکنالوجی سے انفلوئنس ہو کے، اور یا اس کو گمراہ کیا جا رہا ہو کسی بھی لابیسٹ گروپ کی جانب سے، اور وہ ٹویٹس آ کے عمران خان کے فیور میں کر دے. اس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ اب بہت کچھ سوچے سمجھے بغیر بھی کہہ دیا جاتا ہے، اور جس طرح سے جنٹری بیچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ رچرڈ گرینل ہیز اے بیٹر انڈرسٹینڈنگ ٹوڈے دین ہی ہیڈ پریویسلی آف دا کرنٹ سچویشن ہے، یا پاکستان کے حالات کے حوالے سے جو رچرڈ گرینل کو پہلے جو معلومات ان کے پاس تھی اس سے زیادہ بہتر وہ اب معلومات رکھتے ہیں. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری اپنی ریسرچ بھی ہے جو میں نے خود کی ہے. تو دیر آر لاٹ آف ایشوز، یعنی کہ بہت سارے مسائل ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب سے متعلق، بٹ دیٹس ناٹ واٹ آئی ایم ہیئر ٹو ٹاک اباؤٹ. یعنی کہ میں اس لیے یا اس پر بات کرنے کے لیے پاکستان میں موجود نہیں ہوں. میری انٹینشنز کچھ اور ہیں. میری انٹینشنز میں سرمایہ کاری ہے، بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری ہے، لیکن فوکس ان کا عمران خان ہی بہرحال نظر آ رہا تھا. جس طرح سے ان سے سوال بھی ہوئے، پھر وہ نجی ٹی وی کو جب انہوں نے انٹرویو دیا شام میں، اس میں بھی انہوں نے کچھ اس قسم کی ریمارکس دیے، بڑے پریشان کن ہیں. کہتے ہیں کہ جی جو لابینگ ہو رہی ہے امریکہ میں، اس میں کوئی مہینہ، یعنی کہ اگر ایک منتھ پہ اندازہ لگایا جائے تو $2 سے $3 ملین تک کی یا اس سے بھی زیادہ کی رقم جو ہے وہ استعمال کی جا رہی ہے، لابینگ گروپس کی جانب سے لگائی جا رہی ہے، اور امریکہ میں اسپینڈ کر رہے ہیں وہ، اور دس از ریلیٹڈ ٹو عمران خان. سو یہ ایک بہت بڑا میرے خیال سے الزام لگا دیا ہے جنٹری بی صاحب نے، جو کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے آ رہے ہیں. لیکن کیا، میرا تو سوال ہے، کیونکہ اب تو جو قانون بن گیا ہے اس پہ ہم کچھ کہہ تو نہیں سکتے زیادہ، لیکن ہم سوال ضرور ریز کر سکتے ہیں کہ کیا جنٹری بیچ صاحب کے فارم میں کوئی بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. انہوں نے تو پرسنلی جنٹری بیچ صاحب کو رچرڈ گرینل نے خود بتایا کہ نمبر آف ڈی فیک اے آئی پریزنٹیشنز آن دی انٹرنیٹ، اس کے حوالے سے کہ بہت ساری ایسی پریزنٹیشنز ہیں جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے بنائی گئی ہے، ڈی فیک استعمال کرتے ہوئے اس قسم کی ٹیکنالوجی. اور رچرڈ گرینل جو ہے ان کے حوالے سے یہ ضرور سب جانتے ہیں کہ ان کی جو ان کا جو سٹانس ہے، جو وہ ابھی بھی عمران خان کی جو رہائی کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے. انہوں نے اپنی کچھ ٹویٹس اگرچہ ضرور ڈیلیٹ کر دی ہوں، لیکن جو ایک ٹویٹ ہے وہ ضرور موجود ہے. سو نیچرلی ہی اسٹینڈز بائی واٹ ہی سیڈ ریگارڈنگ عمران خان's ریلیز اینڈ ہی ہیزنٹ ڈیلیٹڈ دیٹ ٹویٹ. سو اس کے ساتھ ساتھ ہی جو جنٹری بیچ کا جو سٹانس ہے وہ بڑا سیلف کانٹرڈکٹری بھی نظر آتا ہے وہ اس حساب سے بھی، کیونکہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ بائیڈن انتظامیہ کا پاکستان کے ساتھ رویہ مناسب نہیں تھا. اب اسی چیز کو وہ ایسے کانٹرڈکٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹ نیڈس ٹو چینج ناؤ. اب جو بائیڈن انتظامیہ کا 4 سالہ جو ایک رویہ تھا پاکستان کے ساتھ وہ مناسب نہیں تھا، اینڈ اٹ نیڈس ٹو چینج ناؤ. لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی جو امپریشن جو ہے وہ اس کو ڈسپیل کرنے کی، یعنی کہ اس کو رد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو رچرڈ گرینل اپنے ٹویٹ میں جس قسم کا مطالبہ کر رہے ہیں. سو اگر تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا رویہ مناسب نہیں تھا تو آپ رچرڈ گرینل کی ٹویٹ کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رچرڈ گرینل جو ہے وہ ڈی فیک جو ہے وہ ٹیکنالوجی سے انفلوئنس متاثر ہو کے انہوں نے اس قسم کی ٹویٹ کی ہے. کیونکہ آپ تو ایک طرف ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا جو رویہ تھا پاکستان کے ساتھ 4 سال تک وہ صحیح نہیں تھا، وہ مناسب نہیں تھا، لیکن ساتھ ہی آپ رچرڈ گرینل کی ٹویٹ کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پہلے معلومات نہیں تھی لیکن اب ان کو اس حالات کے حوالے سے زیادہ معلومات ہیں اور بڑے ایشوز ہیں عمران خان صاحب سے متعلق. سو آپ ایک کوئی اسٹانس اڈاپٹ کر لیجئے، کیونکہ اگر بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی پالیسی ٹورڈز پاکستان اگر وہ تبدیل بھی ہونی ہے then it needs to be changed radically. besides this عمران خان صاحب نے کبھی بھی امریکی انٹرونشن، امریکی مداخلت اپنی رہائی سے متعلق کبھی بھی ڈیمانڈ نہیں کی. وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک جوڈیشل روٹ کے ذریعے ان کے ساتھ انصاف کیا جائے، عدالتوں سے وہ انصاف کی امید رکھتے ہیں اور وہ اسی روٹ سے جیل سے باہر آنا چاہتے ہیں. سو وہ صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ حکومت ان کے جو کورٹ کے معاملات ہیں، ان کے جو کیسز ہیں، کورٹ پروسیس ہے، اس میں مداخلت، اس میں بار بار انٹروین اور انٹرفیئر نہ کرے، جس طرح سے ایک جو روڑے اٹکائے جا رہے ہوتے ہیں حکومت کی جانب سے. سو عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ جیل سے باہر آنے کا راستہ
वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद है और पाकिस्तान से बाहर वो चाहते भी नहीं है कि कोई ऐसे कुव्वतें उनको आके सपोर्ट करे या आके इंटरवीन करे। इमरान खान साहब नवाज शरीफ नहीं है नेचुरली, क्योंकि नवाज शरीफ साहब थे जिन्होंने बिल क्लिंटन के ज़रिए अपनी जो एग्जिट है उसको सिक्योर किया था। पाकिस्तान अगेन अमेरिका के लिए एट दिस पॉइंट इन टाइम बहुत ही एक लो प्रायोरिटी मुल्क जो है वो इस वक्त तक कंसिडर किया जा रहा है, और ये जो जेंट्री टाइप एंट्रीज हैं वो ज़्यादा कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकती पाकिस्तान के लिए। रियल टेस्ट अगर हम बात करें वो सिर्फ और सिर्फ बायलैटरल इंगेजमेंट जब दोनों ममालिक के दरमियान होंगे, और चूंकि यूएस एम्बेसी ऑलरेडी कह चुकी ये उनका निजी दौरा है बिजनेस ग्रुप का, सो इसमें कोई ऑफिशियल इसमें वो एलिमेंट नहीं है मौजूद। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो जेंट्री बीच साहब का एक यूट्यूब अकाउंट भी यानी कि यूट्यूब चैनल भी उनका बना हुआ है जेंट्री बीच 9336 के नाम से, जिसके सिर्फ और सिर्फ 11 सब्सक्राइबर्स हैं। जेंट्री बीच साहब एक बिलियनर हैं, एक बड़े सरमायाकार हैं और उनके 11 सब्सक्राइबर्स हैं। 6 साल पहले की कुछ वीडियोस हैं, लेकिन वो ऐसी रैंडम कुछ वीडियोस हैं जो कि जेंट्री बीच और इस किस्म की कलेक्शंस वगैरह की आप खुद भी देख लीजिएगा। लेकिन 11 सब्सक्राइबर्स, तो मुझे ये बात देख के ज़रा सुकून मिल रहा था कि मेरे तो काफ़ी ज़्यादा है उससे। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। मौलाना साहब के साथ आज उस वक्त हाथ हुआ जब गुज़िश्ता रोज़ कुछ सहाफ़ियों ने मौलाना साहब से रिक्वेस्ट की, उनसे रब्ता किया और उनसे दरख्वास्त की कि आप सदर ज़रदारी साहब से, क्योंकि वो आपकी सुनते भी हैं, तो आप ज़रा उनसे बात करें और आप उनसे बोलें कि ये बिल दस्तखत इस पर ना किया जाए, क्योंकि ये जो पी का तरमीमी एक्ट है ये एक काला कानून है। इससे सोशल मीडिया पे अब पूरे पाकिस्तान की आवाम का ताक़ुब करने की कोशिश की जाएगी, और इससे जो सियासी और जो सहाफ़ती तनकीद है हुकूमत पे उसको दबाने के लिए, उसका गला घोंटने के लिए ये हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हो। जिस तरह से ये कानून साजी पास की गई है दोनों ऐवानों से, तो सदर साहब आखिरी उम्मीद हैं ये रोक ले, ये बिल्स वापस भेज दें रिकन्सिडरेशन के लिए, इस पर साइन ही ना करें। अच्छा, और सदर साहब की एक हिस्ट्री रही है मदरसे के बिल को लेकर। जब सदर साहब जिस किस्म का एटीट्यूड रखा हुआ था तो JUIFA को तो जाहिर है उनको उनके पास अच्छा मौका था, तो मौलाना साहब ने रब्ता किया सदर जरदारी को, और जरदारी साहब ने उनको यकीन दहानी कराई कि मैं ये कुछ रोज़ तक तो इसको मौखर कर देता हूँ। और उसके बाद उन्होंने कैसे अपने इस वादे से वो मुकरे कि उन्होंने आज झट से जैसी सिग्नेचर्स उस पर कर दिए उन बिल्स पे, और 2 बिल्स गए थे ये, तो ये कानून बन चुका है। अब गवर्नमेंट को ऐसी एक ब्लैंकेट जो है वो पावर मिल गई है कि वो उस अथॉरिटी के नाम पे जिस तरह से लोगों को उठाया और धमकाया और अरेस्ट किया जाएगा, हरास किया जाएगा, वो सबके सामने होगा। और एक सिलसिला तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं 2-3 सालों से जारी और सारी इस मुल्क में। आखिर में कप्तान के बड़े फैसलों पे बात करते हैं। आज इमरान खान साहब ने अपनी टीम को, अपनी जो वकला की टीम है, अपनी जो उनके टाइगर्स समझे जाते हैं, उनको ये हिदायत कर दी है कि KP में जहाँ पर उनकी हुकूमत है, उनकी पार्टी बरसर इक़्तिदार है, एटलीस्ट उस लेवल पे, क्योंकि हुकूमत की संजीदगी तो देख ली थी मुज़ाकरात के हद तक, उनको जुडिशल कमीशन का उनका मुतालबा था वो तो नहीं बनाया गया। सो लिहाजा वो अब अपने तई KP हुकूमत ये एक 2 मामले को प्रोब करेगी, और इसके लिए एक हाई पावर्ड कमीशन तश्कील दिया जाएगा जो कि 9 मई के वाक़यात को प्रोब करेगा, और दूसरी तरफ ये 8 फरवरी के इलेक्शंस में जितना बड़ा फ्रॉड हुआ है और जिस तरह से PTI का मैंडेट उससे छीना गया उस पर प्रोब करेगी। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब से मुतालिक, क्योंकि बहुत मुखालफत इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर है और बड़े ग्रुप्स जो है वो तैयार बैठे हुए हैं कुछ जाके, और अब ऐसा सिलसिला शुरू हो चुका है कि हर कोई जाके जेल में इमरान खान साहब के कान में कुछ कहता है। आज बताया जा रहा था कि मशल यूसुफ जई ने भी जाके शिकायतें लगाई हैं। कुछ रोज़ पहले कोई एक और ग्रुप था, वो जाके अली अमीन गंडापुर साहब की बड़ी शिकायतें लगाई, फिर उनकी सरजनिश भी गंडापुर साहब की हुई। फिर खान साहब ने थोड़ा उनको ज़रा बकअप भी करना पड़ता है गंडापुर साहब को। नेचुरली गंडापुर साहब की एक जो अलाइनमेंट है वो भी आपको नज़र आता है कि बहुत हलकों में वो बहुत एक अथॉरिटी रखते हैं, और एक उनकी एक स्टैंडिंग भी नज़र आती है। लेकिन जुनेद अकबर साहब को जिस तरह से KP पार्टी का सदर बनाया, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की भी चेयरमैनशिप उनके हवाले हुई, दैट इटसेल्फ, और सबसे बड़ी बात कि सूबे में अगर पार्टी की सदारत उनके हाथ में दी जा रही है, उनके बागडोर जो है वो उनको सौंपी जा रही है, दिस इटसेल्फ स्पीक्स वॉल्यूम्स के किस तरह से मामला चलाए जा रहे थे। और गंडापुर साहब की हवाले से ज़रा खान साहब थोड़े नाला हैं नेचुरली, और इस हवाले से अब ये भी मज़ीद देखा जाएगा कि फर्दर भी कामरान बंगश हैं, तैमूर सलीम झगड़ा साहब हैं, महर शराफत हैं, उनको हफ्ते के रोज़ इमरान खान साहब ने बुला लिया है मुलाकात के लिए। और जो दीगर जो शिकायतों का एक जो पोटली है
वो इमरान खान साहब के सामने खोली जाएगी। अब लेट्स सी गंडापुर साहब के हवाले से कितने मामलात अब आने वाले दिनों में तंग होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन गंडापुर साहब अगेन इज समवन जो कि एक हार्ड लाइनर हैं, और जिस तरह जुनैद अकबर साहब कह रहे हैं कि पार्टी में वो जो दरमियान वाले हैं जो कि कोई पोजीशन नहीं लेते हैं, डोसाइल सी जो कैरेक्टर्स हैं, वो अब साइड पर होंगे, और जो हार्ड लाइनर्स हैं वो सफ़े अव्वल में नजर आएंगे, वो फ्रंट लाइन पर नजर आएंगे और वही लीड करेंगे। क्योंकि नेचुरली डोसाइल बिहेवियर के साथ तो 2-3 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ नहीं गेन किया। लीडर जेल में बैठा है, वर्कर्स जेल में बैठे हुए हैं, केसेस पर केसेस जो हैं इनके खिलाफ बनाए जा रहे हैं, और इससे मजीद भी देखा है कि इनके घिरा, इनके इर्द गिर्द तंग किया गया है, बावजूद इसके कि इनके साथ ज्यादती हुई है। सो नेचुरली एक चेंज इन स्ट्रैटेजी रिक्वायर्ड है, और इस तब्दीली के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने टारगेट्स को किस हद तक अचीव करेगी आने वाले दिनों में पता चलेगा। मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और फीडबैक से आगाह करते रहिए। थैंक यू।